हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए, तो आज फिर से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जिससे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है नुनू, आज का पहला क्वेश्चन यानी 212वां, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो नुनू, अगर दर्पण समतल है, ठीक है, या कोई समतल सतह है तो उसका वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। कैसे? तो देखो, जरा ध्यान से समझिए कि अगर एक ये छोटा गोला है तो त्रिज्या छोटा, अगर आकार बड़ा होगा तो त्रिज्या और बढ़ेगा, अगर ये और थोड़ा सीधा होगा तो गोला का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा। लेकिन जब पूरे सीधा हो जाएगा तो त्रिज्या तो नाप ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में ये कहलाता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो अनंत होता है। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो ध्यान रखना है कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितना होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है आपका अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होती है? तो अनंत होती है। अब देखो, आपने कभी पढ़ा होगा कि R बराबर 2F। ठीक है, R बराबर क्या पढ़ा होगा? 2F। तो ऐसे केस में अगर बात करें नो तो F बराबर आपने पढ़ा होगा कि R बटा 2। तो जब वक्रता त्रिज्या अनंत है और उसमें अनंत में 2 से भाग देंगे तो फिर भी क्या आएगा? अनंत ही आएगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। तो आपको याद रखना है दोनों क्वेश्चन कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और उसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? तो अनंत होती है। नेक्स्ट बोला गया कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो नो वस्तु से बड़ा की बात किया जाए तो वस्तु से देखो, समतल दर्पण जो है वो हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। यहाँ वास्तविक में बड़ा छोटा जैसा चाहे वो वैसा बनता है, लेकिन आभासी की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में आभासी की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि कौन सा दर्पण यहाँ आंसर होगा? तो अवतल दर्पण की वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा दर्पण में बनेगा? तो अवतल दर्पण में। नेक्स्ट नुनू, ध्यान रखना है कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो समतल तो हमेशा आभासी बनाता है, वो कभी वास्तविक नहीं बनाता है। अवतल में दोनों बनता है, आभासी और वास्तविक। उत्तल भी आभासीय बनाता है। तो यहाँ जो है क्लियर हो गया कि तीनों का तीनों होना चाहिए, क्योंकि आभासी जो है तीनों बना सकता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। ठीक है, आंसर कौन सा होगा आपका? डी नंबर। नेक्स्ट बोला गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और किरण के मुड़ने को कहा जाता है। तो किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहला चीज क्या बोले? एक तरफ से सुनो कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो या समतल दर्पण की फोकस दूरी हो, दोनों का दोनों क्या होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट क्या बताया नुनू? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल दर्पण में। फिर नेक्स्ट हमने क्या बताया कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो तीनों में किया जा सकता है, समतल दर्पण में भी, अवतल में भी और आपका उत्तल दर्पण में। फिर क्या बोलेगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और किरण के मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाएंगे। मिटाने के बाद जो है फिर से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लो तालाब का, अगर मान लो कहीं कुआं है तो कुआं में लगता है कि पानी कम है जब उसमें झांकते हैं यानी नीचे देखते हैं। ठीक है, या फिर मान लो तुमने क्या किया, बाल्टी में जो है सिक्का डाल दिया, यानी पानी डाला हुआ और उसमें सिक्का डाल दिया, तो हमको प्रतीत होता है कि जो है पानी यानी सिक्का जो है ऊपर दिख रहा है। तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तो इसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका मेन कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है अगर तालाब की बात किया जाए तो तालाब में पानी होगा तो उसका तल जो है ऊपर उठा हुआ दिखता है। नेक्स्ट बोला गया नुनू की निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? हीरा का। ठीक है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। नेक्स्ट बोला गया कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है करीब होता है। ठीक है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है नुनू, वो ध्यान रखना है
कि कितना होता है तो 2.42 के आसपास, ठीक है। 2.417 से लेकर 2.421 तक होता है, तो ऐसे केस में लिख सकते हैं कि 2.42 होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश का जो चाल होता है वो कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है निर्वात में, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होता है वो कहाँ होता है, निर्वात में। और निर्वात से थोड़ा बहुत कम होता है किसमें, तो हवा में। क्यों नुनू, हवा का जो यानी हवा का जो अपेक्षिक विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन आर, वो कितना होता है, लगभग 1.003। तो ये जो है बहुत कम, लगभग 1 के बराबर ही होता है। इसीलिए निर्वात में बोलो या हवा में बोलो, लेकिन अगर सबसे ज्यादा की बात किया तो सबसे ज्यादा क्या होता है, निर्वात में। और उससे थोड़ा बहुत कम कहाँ होता है, हवा में। फिर बोला गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, सी। तो म्यू आवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश की चाल cm होगा। तो cm देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल अगर c है तो माध्यम में प्रकाश की चाल cm का मान c बटा म्यू होता है। तो c बटा म्यू कहाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है a में, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सबसे पहला चीज हमने क्या बताया, हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। हमने बताया कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, और इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट बोला गया कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का। फिर नेक्स्ट बोला गया है अगर हम बात करें कि हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है तो कितना होता है, 2.42। नेक्स्ट बोला गया कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो किसका होता है, निर्वात में। फिर बोले निर्वात में प्रकाश का वेग c है तथा म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश का वेग cm होगा, तो cm बराबर क्या होगा, c भागा म्यू, ठीक है। cm बराबर क्या होगा, c भागा म्यू। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की 3/2 अपवर्तनांक के कांच में प्रकाश का वेग होगा। तो बाबू अभी जस्ट आपने पढ़ा कि cm की अगर बात करें, ठीक है, तो cm बराबर क्या बोले थे कि cm बराबर c भागा म्यू। तो म्यू का मान कितना है, 3/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2c/3। तो 2c/3 किस में है, डी में। तो ध्यान रखना कि अगर हमको सॉल्व करना रहे तो c में कितना से भाग देना है, तो 3/2 से, यानी उसके अपवर्तनांक से। तो आपका निकल जाएगा उस माध्यम का जो है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि जब प्रकाश किसी माध्यम से अन्य माध्यम में गमन करता है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित का मतलब जो नहीं बदलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नूनू देखो, अभी जस्ट हम बताएं कि अगर माध्यम में गया तो प्रकाश की चाल बदल गया। तरंग दैर्घ्य अभी जस्ट बोला गया था कि बदल जाता है, तो तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है, वेग भी बदल जाती है, तो क्या नहीं बदलता है, तो ध्यान रखना है कि एक ही ऐसा भौतिक राशि है जो नहीं बदलता, वो है आवृत्ति, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। नेक्स्ट बोला गया कि निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम का मान होगा। तो जैसे आपने पढ़ा cm बराबर c भागा म्यू, उसी तरह होता है लैम्डा एम बराबर लैम्डा भागा म्यू, ठीक है। लैम्डा एम बराबर क्या होता है, लैम्डा भागा म्यू। तो लैम्डा एम बराबर लैम्डा भागा म्यू देखो किस में है, तो आंसर आपका कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट बोला गया कि जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, तो नूनू ग्लास स्लेब का मतलब क्या हुआ कि ग्लास का कोई टुकड़ा, ठीक है। तो ग्लास में अगर ग्लास क्या है, माध्यम है, और माध्यम में अगर प्रवेश किया तो उसका तरंग दैर्घ्य तो बदलेगा ही। तो तरंग दैर्घ्य कैसे बदलेगा, तो देखो लैम्डा एम बराबर लैम्डा भागा म्यू, अगर म्यू से भाग होगा तो मान क्या होगा, घट जाएगा। तो ध्यान रखना कि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले चीज हम क्या बोले हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले, 3/2 अपवर्तनांक के कांच में प्रकाश का वेग होगा, तो कितना होगा, तो cm बराबर c भागा म्यू, म्यू का भाग मान कितना है, 3/2, तो c में 3/2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2c/3। नेक्स्ट फिर हमने क्या बताया कि जब प्रकाश किसी माध्यम से अन्य माध्यम में गमन करता है तो निम्न में से कौन सा राशि अपरिवर्तित रहता है, तो ध्यान रखना है आवृत्ति। फिर बोला गया निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तो म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम होगा। तो लैम्डा एम का मान कितना होगा, लैम्डा भागा म्यू, ठीक है, लैम्डा भागा म्यू। फिर बोला गया जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, तो इसका तरंग दैर्घ्य ध्यान रखना क्या होता है, घटता है, ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो घटता है। चलिए तो आज यहीं तक रहने दीजिए, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।